नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में। हमने लोकसभा के बारे में चीजें डिस्कस करी। हमने लोकसभा को 15 बेसिक पॉइंट्स में हमने डिवाइड करा और उसमें पढ़ा कि लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आती है, उसके उपनाम क्या होते हैं, उसके प्रधान को क्या कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई, 17 अप्रैल 1952 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, एम अनंत श्यानम इसके प्रथम उपाध्यक्ष से। वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिड़ला जी। फिर हमने बात करी विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा के, तो राहुल गांधी जी। इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा के सदस्य का, तो वो 5 साल होता है। योग्यता, एटलीस्ट लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र कवर कर चुका हो, पार कर चुका हो। 13 नंबर पॉइंट पे हमने देखा कि सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। फिर हमने देखा कि त्यागपत्र अध्यक्ष किसको देता है, उपाध्यक्ष किसको देता है। उसके बाद में हमने डिस्कस करा अनुच्छेद नंबर 100 के बारे में, और उसके बाद में हमने डिटेल में जाना कि हमारे मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं, राज्यों से कितने आ सकते हैं, यूनियन टेरिटरी से कितने आ सकते हैं, करंट सिनारियो में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, और हमारा 84वां संविधान संशोधन 2001 क्या कहता है। इसके बाद में हमने विधानसभा का थोड़ा सा ढांचा देखा कि उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, उसकी बात करी। प्रोटो स्पीकर के बारे में बात करा, और उसके बाद में हमने लास्ट में हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, जिसमें मैंने सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था आप लोगों को मैंने कहा था वित्त विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, इसको आप लोग स्टार मार्क करके आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था। अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हेडिंग डालिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ, सर्वोच्च न्यायालय। थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, ओ ठीक से लिख देते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। इसको भी हमने जैसे राज्यसभा और लोकसभा को पॉइंट वाइज पढ़ा है, उसी तरीके से 12 पॉइंट्स में हम सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसने देखो 12 नहीं 13 पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किस पॉइंट की बात करेंगे। देखो इसमें पॉइंट में सबसे पहले लिख देता हूं कि किन किन पॉइंट्स की हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा कि इसने किसको प्रोसीड करा है, या फिर यहां से देख लीजिए इसकी स्थापना की हम बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, प्रथम की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उनकी बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ये संविधान के कौन से भाग में है, ठीक है। संविधान के कौन से भाग में हमारा सर्वोच्च न्यायालय आता है, संविधान के कौन से भाग में सर्वोच्च न्यायालय आता है, इसकी बात करेंगे। पांचवें पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे कौन से अनुच्छेद के अंदर हमारा सर्वोच्च न्यायालय आता है, ठीक है। फिर 6 पॉइंट में हम बात करेंगे इसमें जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मतलब एज क्या होनी चाहिए, या उसका कार्यकाल की हम बात करें तो उसका अंतिम वर्ष कौन सा होना चाहिए चीफ जस्टिस रहने के लिए, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद में 7वें पॉइंट के रूप में हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। मुख्य न्यायाधीश, यहां मैं कंप्लीट लिख देता हूं, हमारे पास जगह है, मुख्य न्यायाधीश। आप सीजीआई की जगह पे मुख्य न्यायाधीश लिख सकते हैं, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस, इसकी योग्यता क्या होती है,
नॉर्मली इसकी योग्यता क्या होती है उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे 8वें पॉइंट के रूप में कि इसमें जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम पे प्रारंभिक उसके मेंबर कितने थे, प्रारंभ में मेंबर कितने थे, कितने प्रारंभ में सदस्य थे, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे 9 नंबर पे प्रारंभिक अध्यक्ष कितने थे, प्रारंभ में अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रारंभ में अध्यक्ष की बात करेंगे। फिर हम टोटल सदस्यों की बात कर लेंगे, प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे, प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे, इनकी बात कर लेंगे। चीफ जस्टिस हमारे पास कौन था और प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे सर्वोच्च न्यायालय की, उनकी बात करेंगे। फिर 11 नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं सर्वोच्च न्यायालय में, वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं उनकी बात करेंगे हम। उसके बाद में 12 नंबर पे हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उनकी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को 12 पॉइंट को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हम बात करें राज्यसभा की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ये दो मैंने अकल और परसों की क्लास में जो हमने पढ़े थे, लास्ट 2 क्लास में पढ़े थे, उनको भी यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अब हम बात करें प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रथम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था H.J. कन्हैया, H या फिर हम हिंदी में लिख लेते हैं H.J. कन्हैया। ठीक है, क्या नाम था, H.J. कन्हैया। इनका पूरा नाम क्या था, हरिलाल जेकिस उनदास कन्हैया इनका पूरा नाम था। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, वर्तमान में अभी जो हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है सूर्यकांत जी। कौन है, सूर्यकांत जी हैं। और ये हमारे देश के 53वें सूर्यकांत जी हैं, जो हमारे देश के 53वें चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, 52वें जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था भूषण रामकृष्ण गवई हमारे 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और 53वें अभी करंट में कौन है, सूर्यकांत जी हैं, 53वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट कौन से संविधान के कौन से भाग में है, तो हम भाग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है वो 5वें भाग में है, संविधान के 5वें भाग में है। और अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है। अभी तक हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट में हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 1950 को। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 28 जनवरी 1950 से पहले हमारे पास क्या सिस्टम चलता था, उसकी एक बार थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बाकी बाद में ये पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहले हमारे देश में क्या हुआ करता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। ठीक है, FCI हुआ करता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। इसका जो गठन है, जब इसकी स्थापना हुई थी
1 अक्टूबर 1 को 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फर्स्ट जो न्यायाधीश थे वो थे हमारे सर म्यूरिस लिनफोर्ड। इसके कौन थे? फर्स्ट जो इसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जो प्रथम चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था सर मोरिस लिनफोर्ड। सर, ये इंग्लिश थे, अंग्रेज पर्सन थे ये। सर मोरिस लिनफोर्ड गवेयर कौन थे? प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1 अक्टूबर 1937 में बनी थी, उसके प्रथम चीफ जस्टिस थे सर मोरिस लिनफोर्ड गवेयर। ये इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में 28 जनवरी 1950 को जो हमारी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी उसको रिप्लेस करा सुप्रीम कोर्ट ने। उसको रिप्लेस किसने करा? सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके प्रथम न्यायाधीश कौन बने? मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एच.जे. कन्हैया, हीरालाल कन्हैया इसके मुख्य न्यायाधीश बने। और वर्तमान में कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सूर्यकांत जी। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान के भाग 5 में स्थित है। और अनुच्छेद की बात करें तो स्पेशली 124 नंबर अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। अब हम बात करें हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो कब तक, उसका कार्यकाल 5, 4, 3 ऐसे ईयर्स में नहीं होता। वो होता है जब भी वो बनेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष की उम्र पाने तक वो चीफ जस्टिस रह सकता है। तो अंतिम उम्र क्या हो सकती है उसकी? 65 वर्ष हो सकती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष या 3 वर्ष या 2 वर्ष ऐसे नहीं होता। वो जब भी बनेगा उसके बाद 65 वर्ष तक की उम्र तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकता है। इसीलिए इसकी मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है कि वो सबसे जो वृद्ध व्यक्ति होता है जस्टिस की लिस्ट में उसको मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं, जिससे वो जल्दी से 65 की उम्र प्राप्त कर ले। ये तो मैंने ऐसे ही आपको याद रहे इसलिए मैंने बताया है। बाय द वे ऐसा कोई रीजन नहीं होता है। देखिए हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं। इसमें क्या था? इसकी स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। प्रथम चीफ जस्टिस रहे एच.जे. कन्हैया। वर्तमान में सूर्यकांत जी हैं। भाग 5 में स्थित है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद नंबर 124 के अंडर आता है। और चीफ जस्टिस अंतिम वर्ष कौन सा होता है जब तक वो चीफ जस्टिस रह सकता है? वो 65 ईयर होता है। मुख्य न्यायाधीश की योग्यता यह होती है कि सबसे वृद्ध व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। साथ ही साथ इसके प्रारंभिक सदस्यों की बात करें तो प्रारंभ में इसमें सर्वोच्च न्यायालय में 7 मेंबर थे, 1 अध्यक्ष था। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 7 + 1 8 हो गए। वर्तमान में टोटल सदस्य कितने हैं? वर्तमान में हमारे देश में टोटल 34 सदस्य हैं, जिसमें से 33 न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश को मिला दें तो टोटल हमारे पास 34 सदस्य हैं। ठीक है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितने सदस्य हैं? 33 तो हमारे जस्टिस हैं और 1 चीफ जस्टिस है। टोटल हमारे पास 34 सदस्य हैं। चीफ जस्टिस की योग्यताएं क्या होती हैं? तो हम योग्यताओं की बात कर लेते हैं। फर्स्ट योग्यता ये होती है कि वो एटलीस्ट भारत का नागरिक हो। ये जरूरी है कि वो भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। चीफ जस्टिस बनने के लिए यह सबसे जरूरी कंडीशन है कि वह भारत का बीच में हम का लगाते हैं, भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी चीज, पहली कंडीशन ये है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन ये है कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स को मैं शॉर्ट में HCS लिख देता हूं, हाई कोर्ट्स में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में
हाई कोर्ट्स में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, या तो वो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट्स में वकील रह चुका हो, या फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास है हो, या फिर हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन और है। और दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर वो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में या हाई कोर्ट्स में न्यायाधीश रह चुका हो। क्या कंडीशन है, देखो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या तो वह भारत का नागरिक हो, या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में या उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, या फिर 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में 5 साल तक, 5 वर्ष तक, मैंने 5 वर्ष नहीं लिखा है, देखो यहां पे आएगा 5 वर्ष तक, 5 ईयर्स तक न्यायाधीश रह चुका हो। ये हमारी 2 मेन कंडीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के लिए, ठीक है। इसलिए इसकी थर्ड जो योग्यता है उसकी और बात कर लेते हैं, या हम ऐसे करते हैं योग्यता वाला पॉइंट हम यहां से हटा देते हैं, आगे हम फिर साइड में एक बार दोबारा से देख लेंगे योग्यताओं को। तो मैं एक बार चीफ जस्टिस बनने की योग्यताओं को यहां से इरेज कर रहा हूं, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे इस पॉइंट को। तो 11 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस करे हैं वो आप लोग एक 1 बाय 1 आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम एक जगह दोबारा से इसकी योग्यताओं के बारे में हम दोबारा से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसकी योग्यताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको सेपरेटली हम हेडिंग के साथ में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये 11 पॉइंट है, इन 11 पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जो ये 11 योग्यताएं हैं इनको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो वाला मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट बताया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का, इसका गठन 1 अक्टूबर 1937 को हुआ, और 1 अक्टूबर 1937 को इसका गठन हुआ, और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस लिनफोर्ड गवैयर, ये इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरी नजर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश की योग्यताओं के बारे में, ठीक है। एक्सक्लूसिव हम हेडिंग के साथ में उसको पढ़ते हैं, ये होपफुली ये चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। अब एक सब हेडिंग डालिए, सर्वोच्च न्यायालय में ही एक सब हेडिंग डालिए। 12 नंबर पॉइंट हमारा रह गया था, उस 12 नंबर पॉइंट को हम यहां पे स्टडी कर लेते हैं। हमारा 12वां पॉइंट है भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं। भारत के, या ऐसे कर लो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं, ठीक है। इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम ये आएगा ना यहाँ पे योग्यताएं, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी हेडिंग है, इसके अंदर हमारे पास इसकी 3 योग्यताएं होती हैं। कौन कौन सी 3 योग्यताएं होती हैं, देखो साथ के साथ नोट डाउन कर लो, समझने जैसा कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। पहली इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली कंडीशन जो आर्टिकल 124 के अंदर बताई गई है वो ये है कि वह मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कोई पर्सन यदि कैंडिडेट है तो वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या है, वह भारत का नागरिक होना जरूरी है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, अब ये फर्स्ट हमारी वैलिड होनी चाहिए। अब जो आगे की 3 सब कंडीशंस हैं उनमें से एक फुलफिल होनी चाहिए। क्या है,
उनमें से एक फुलफिल होनी चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट इसमें से है ना, देखो ये पहली कंडीशन तो होनी चाहिए। दूसरे में हमारे पास 3 कंडीशन दी हुई है, उनमें से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 3 कंडीशन कौन कौन सी है? प्रथम उसमें है हमारे पास है 2 या, देखो ए पॉइंट लिखने की भी जरूरी नहीं है, यहां पे हम ऐसे पढ़ते हैं, डायरेक्टली लिखिए 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो या वकालत कर चुका हो, वकील रह चुका हो। या हमारे पास और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? और या तो ये कंडीशन फॉलो करें, या हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है? 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हाई कोर्ट्स में 5 वर्ष तक, एटलीस्ट कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो। ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास? यदि ये कंडीशन भी हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो हमारे पास एक मौका और है, एक कंडीशन और है। यदि वो फुलफिल हो जाती है तो भी वो राष्ट्रपति की नजर में न्यायाधीश बन सकता है। देखिए हम बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन क्या है। यदि वह भारत के राष्ट्रपति, देखो ये एक लूप होल जैसा दिखेगा, आपको ध्यान से इस चीज को देखना, थर्ड वाले ऑप्शन को। भारत के राष्ट्रपति की राय में वह जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वह एक प्रतिष्ठित विधिवेता हो, प्रतिष्ठित विधिवेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? distinguished jurist, ठीक है हो। अब इन तीनों में से वो कोई सी भी कंडीशन फॉलो करता है, एक भी, देखो फर्स्ट तो अनिवार्य है ही है, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद में यदि हमारे पास 3 कंडीशन है, तीनों में से एक भी कंडीशन यदि वो फॉलो करता है तो वो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन सकता है। पहली कंडीशन क्या है? 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। या फिर सेकंड कंडीशन यदि फॉलो नहीं करा तो सेकंड कंडीशन फॉलो कर सकता है, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट्स में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो। या थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है उसके पास, 2 ऊपर वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं करा तो ये तीसरी करे तो भी उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है? भारत की राष्ट्रपति की राय में वह प्रतिष्ठित विधिवेता हो या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो राष्ट्रपति की नजर में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए। और बाकी कोई कंडीशन फॉलो करे या नहीं करे, उसने चाहे वकालत करी हो या नहीं करी हो, न्यायाधीश रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन वह क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की नजर में प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए, तो भी वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ये था हमारा 12वां पॉइंट जो मैंने अलग से आप लोगों को बताया क्योंकि इसको समझाना ज्यादा जरूरी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ था, तो मेरी ये
आपको सजेशन है, मेरा ये सजेशन है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये था हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, 12 पॉइंटों में हमने इस चीज को समझने की कोशिश करी। आगे हम बात करते हैं, इसको होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर लिया होगा 12वें पॉइंट को, और हम अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ अच्छी चीजें, कुछ नई और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि इसका अनुच्छेद 124 के तहत इसको संविधान में इंक्लूड करा गया है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट एक हमारा संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन संवैधानिक निकाय है और इसका गठन संविधान के थ्रू करा गया है, संविधान में इसका वर्णन करा गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा एक संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन करा गया है। संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान के थ्रू करा गया है। ठीक है, ये चीज होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें अविश्वास प्रस्ताव कब ला सकते हैं हम न्यायाधीश के खिलाफ, जब चीफ जस्टिस होता है या कोई जस्टिस होता है उसके अगेंस्ट हम अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद में हेडिंग डालिएगा। लिखिए, आपने होपफुली वो 12 पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे, उसके बाद में एक पॉइंट लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान द्वारा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संविधान द्वारा किया गया है। ठीक है, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि संवैधानिक निकाय होने के बाद इसमें अविश्वास प्रस्ताव वगैरह यदि हमें जज वगैरह को हटाना है, पोस्ट से हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, संविधान ने हमें क्या क्या पावर्स प्रोवाइड करी हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की हम बात कर लेते हैं। न्यायाधीश को केवल और केवल, ये अनुच्छेद कौन से में वो बता देता हूं। सबसे पहले हम इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारे पास 124 सब आर्टिकल नंबर 4 के अंदर अविश्वास प्रस्ताव का मेंशन करा गया है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यायाधीश को केवल और केवल कदाचार एवं असमर्थता के आधार पे पोस्ट से हटाया जा सकता है। किसके आधार पे हटाया जा सकता है? कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसमें होता क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको हटाया जा सकता है। पहली बात, ये अनुच्छेद 124 क्लोज 4 में है और न्यायाधीश को केवल और केवल कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। ये प्रोसेस हम दोनों सदनों के द्वारा, हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, उन दोनों सदनों के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के द्वारा प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी जा सकती हैं और न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। होता क्या है, इनको यदि हटाना है तो लोकसभा से यदि कोई प्रस्ताव हम सबसे पहले इनिशिएट होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, लोकसभा से इनिशिएट करना है तो हमारे लोकसभा के 100 सदस्य लिखित में प्रस्ताव देंगे, जबकि मिनिमम 100 लोग लिखित में देंगे ये चीज कि हम इस न्यायाधीश को, हम इसके विचार से, इसके आचरण से, इसके जो व्यवहार है, इसका जो कार्यशैली है उससे समर्थन नहीं करते, ये उससे हम राजी नहीं है, तो वो लिखित में प्रस्ताव देंगे 100 सदस्य। यदि राज्यसभा से हम इनिशिएट कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो कम से कम राज्यसभा के 50 मेंबर्स लिखित में प्रस्ताव देंगे, जबकि लोकसभा से यदि हम इनिशिएट कर रहे हैं तो 100 सदस्य लोकसभा के लिखित में प्रस्ताव संसद में भेजते हैं। ठीक है, ये प्रस्ताव कहां पे भेजेंगे, सारे लोग लिख के या किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हैं तो 100 सदस्य मिनिमम लिख के देंगे। राज्यसभा से यदि हम प्रस्ताव को
स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखित में 50 मेंबर्स राज्यसभा के लिखित में ये प्रस्ताव देंगे। किसको देंगे? ये संसद में भेजेंगे ये प्रस्ताव। यदि ये संसद में आए और संसद में यदि लोकसभा में आए तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, और या फिर राज्यसभा में सभापति उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लिखित प्रस्ताव सबसे पहले देना पड़ता है, फिर यदि अध्यक्ष या सभापति उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यदि वो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से यदि वो पारित हो जाता है तो उस न्यायाधीश को पद से हटना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? हटना पड़ता है। मजेदार बात यह है कि हमारे देश में अब तक एक भी न्यायाधीश को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे कोलेजियम प्रणाली की। ठीक है, इसके बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट और मजेदार फन फैक्ट्स हैं अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड, वो हम बात करेंगे उनकी बाद में, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कोलेजियम प्रणाली को। हम बात कर लेते हैं कोलेजियम प्रणाली की। कोलेजियम प्रणाली क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। हेडिंग हमारी नई रहेगी, नई हेडिंग के अंडर हम पढ़ेंगे। हमारी रहेगी हेडिंग कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम प्रणाली में हमारे पास क्या होता है, क्या हमारे पास न्यायिक परिषद होता है, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे एक साथ में पढ़ेंगे। कोलेजियम प्रणाली, ठीक है, कोलेजियम प्रणाली की बात करें तो हमारे देश में एक 99वां संविधान संशोधन हुआ था। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। 99 संविधान संशोधन हुआ था। 99वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश में क्या हुआ कि जो प्रशासन, जो हमारे न्यायाधीश को इलेक्ट करने की प्रणाली चलती आ रही थी, उसमें कुछ कुछ बदलाव करे गए थे। 99वां संविधान संशोधन हुआ और वो 13 अगस्त 2014 के अनुसार कोलेजियम प्रणाली जो थी उसको नष्ट करके कोलेजियम प्रणाली की जगह पे किसका गठन करा गया? न्यायिक परिषद का गठन करा गया। किसका गठन करा गया? न्यायिक परिषद का गठन करा गया था। ये क्या बला थी? न्यायिक परिषद क्या बला थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या ये सक्सेसफुल रहा? वर्तमान में क्या कोलेजियम प्रणाली चल रही है या न्यायिक परिषद चल रही है? इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो, न्यायिक प्रणाली के अकॉर्डिंग हमारे देश में क्या होना था, इसमें 6 मेंबर होने थे, 6 मेंबर होने चाहिए थे, और 6 मेंबर्स में 5 की कोई भी यदि हमें, इसमें बेसिकली था क्या, कोलेजियम प्रणाली और न्यायिक परिषद है क्या, बेसिकली ये बला क्या है दोनों? ये बला ये है कि जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जज वगैरह चुने जाते हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है उसका नाम है कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, इस कोलेजियम प्रणाली को चेंज करके जस्टिस वगैरह को चुनने के लिए, जज वगैरह को चुनने के लिए न्यायिक परिषद का गठन करा गया था, और उसमें 6 सदस्य होते थे, और उसमें कहा गया था यदि 5 लोग, 6 लोगों में से 5 लोग यदि हाँ करेंगे तो उस बंदे को जज बनाया जाएगा, न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये 6 लोग कौन कौन होने थे उनकी भी बात कर लेते हैं। ये 6 लोग कौन कौन होने चाहिए? फर्स्ट तो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका सदस्य था, होना था। एक सदस्य तो इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना था। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सदस्य हो जाता। दूसरा सदस्य, एक सदस्य इसका कानून मंत्री होता हमारे देश का, वो इसका मेंबर होता। इस कमेटी का या न्यायिक परिषद का सदस्य कौन होता? कानून मंत्री। ठीक है, और इसके बाद में एक महिला न्यायाधीश होती। कौन होती? कोई भी एक महिला को, जो न्यायाधीश थी, उसको इस कमेटी का पार्ट बनाया जाता, न्यायिक परिषद का पार्ट बनाया जाता। महिला न्यायाधीश को इसका पार्ट बनाया जाता। ठीक है, इसके बाद में एक SC ST का
कैंडिडेट होता, SC ST का एक कैंडिडेट होता, और 2 पूर्व में कोई यदि मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, पूर्व में जो न्यायाधीश रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस कमेटी का, इस न्यायिक परिषद का मेंबर बनाया जाता। इस तरीके से हमारे पास 6 मेंबर होते, और इन 6 मेंबर्स में 5 की सहमति, किसी भी न्यायाधीश को चुनने के लिए 5 लोगों की सहमति जरूरी होती। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने कॉलेजियम प्रणाली की एक हेडिंग डाली, और उस कॉलेजियम प्रणाली में हमने देखा कि हमारे पास पहले कॉलेजियम प्रणाली चलती आ रही थी, लेकिन 99वां संविधान संशोधन हुआ, 13 अगस्त 2014 को न्यायिक परिषद का गठन हुआ। न्यायिक परिषद में 6 मेंबर होने थे। 6 मेंबर्स में से यदि 5 की सहमति मिलती तो किसी जस्टिस का, किसी न्यायाधीश का चयन होता। और वो 6 मेंबर कौन कौन से थे? एक तो जो करंट में मुख्य न्यायाधीश होता वो, एक कानून मंत्री, एक महिला न्यायाधीश होती, एक SC ST का, और 2 पूर्व न्यायाधीश इसके सदस्य होते। इस तरीके से 6 मेंबर होते। उनमें से यदि 5 की स्वीकृति किसी आदमी के लिए मिलती तो वो न्यायाधीश बन जाता। ये पूरी हमारी प्रणाली थी, ठीक है। बट हुआ क्या, अभी हमारे देश में कौन सी प्रणाली को, इस जो न्यायिक परिषद थी, इस न्यायिक परिषद की प्रणाली थी, उसको एक्सेप्ट नहीं करा गया। अभी हमारे देश में करंटली कॉलेजियम प्रणाली ही चल रही है। और कॉलेजियम प्रणाली में होता क्या है उसके बारे में मैं एक बार बता देता हूं। कॉलेजियम प्रणाली में देखो होता क्या है। कॉलेजियम प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वस्रा होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होता है। कॉलेजियम प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति चाहता है तब तक किसी बंदे को वो नियुक्ति करता है। किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, उसको पदमुक्ति करनी है, या उसको शपथ दिलानी है, उसका त्यागपत्र एक्सेप्ट करना है, सारे के सारे काम राष्ट्रपति जी के द्वारा करे जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से कार्य? कॉलेजियम प्रणाली में यदि किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है किसी न्यायाधीश को, या किसी को पदमुक्त करना है, पद से हटाना है, या फिर किसी को शपथ दिलानी है, या किसी से त्यागपत्र लेना है, सारे काम, सारे के सारे ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं वो सारे ये काम देखते हैं। तो यहां पे सर्वा कौन हो गया? कॉलेजियम प्रणाली में राष्ट्रपति ही सब कुछ है। ठीक है। अब हमारे देश में जो प्रणाली चल रही है वो कौन सी है? कॉलेजियम प्रणाली चल रही है। न्यायिक परिषद को एक्सेप्ट नहीं करा गया था, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद में फिर से कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई थी हमारे देश में। ठीक है। न्यायिक परिषद को एक्सेप्ट ही नहीं करा गया था। अब हम बात करें आगे, उससे पहले आप लोग अविश्वास प्रस्ताव और कॉलेजियम प्रणाली दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। देखिए हमने बात करी अविश्वास प्रस्ताव की, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव। इसमें लिखिए अविश्वास प्रस्ताव या लिखिए न्यायाधीश का अविश्वास प्रस्ताव अब अच्छे से लिखिए, न्यायाधीश के खिलाफ या न्यायाधीश के लिए अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन अनुच्छेद 124 सब क्लोज 4 में किया गया है। ठीक है। इसमें लिखिए, आगे लिखिए, न्यायाधीश को कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को कदाचार व असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा
न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लोकसभा के मिनिमम 100 सदस्य, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य लिखित प्रस्ताव संसद में भेजते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से यदि वह पारित हो जाए, प्रस्ताव संसद में भेजते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो न्यायाधीश को हटना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अब तक भारत में एक भी न्यायाधीश को इस प्रस्ताव से नहीं हटाया गया है। अब तक भारत में एक भी न्यायाधीश को इस प्रस्ताव से या अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया गया है। ठीक है, ये हुआ अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में हमने लिखा। अब हेडिंग डालिए, नई हेडिंग डालिए, कॉलेजियम प्रणाली। हेडिंग डालिए कॉलेजियम प्रणाली। इसमें लिखिए 99 संविधान संशोधन 2014 के अनुसार 99 संविधान संशोधन 2014 के अनुसार कॉलेजियम प्रणाली को नष्ट करके न्यायिक परिषद का गठन किया गया। 99 संविधान संशोधन के अनुसार कॉलेजियम प्रणाली को नष्ट करके न्यायिक परिषद का गठन किया गया। के अनुसार कॉलेजियम प्रणाली को नष्ट करके न्यायिक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य होंगे। न्यायिक परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य होंगे। वह 5 की स्वीकृति पर ही न्यायाधीश बनाया जा सकता है। जिसमें 6 सदस्य होंगे एवं 5 सदस्यों की स्वीकृति पर ही न्यायाधीश बनाया जा सकता है। 5 सदस्यों की स्वीकृति पर ही न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब लिख लीजिए 6 सदस्य कौन कौन से थे, उनके बारे में ये मैंने लिखा रखा है, आपको बोर्ड पे दिखाया रखा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कौन कौन से 6 सदस्य होंगे, उनके बारे में आप लोग बोर्ड से डायरेक्टली एज इट इज आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये 6 सदस्य हैं, ठीक है। इन 6 सदस्यों के बारे में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इन 6 सदस्यों के बारे में लिख लिया होगा। आगे लिखिए, देखिए हुआ क्या, इसके बाद में आगे लिखिए 2014 में न्यायिक परिषद का गठन हुआ, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक परिषद को रद्द कर दिया। 2015 में न्यायिक परिषद को रद्द कर दिया और वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली से ही न्यायाधीश नियुक्त या निर्वाचित होते हैं। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली में होता क्या है कि 4 सदस्य होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होता है। वो क्या करते हैं, एक मेंबर को रिकमेंड करते हैं मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए या मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए, और राष्ट्रपति उनको एक्सेप्ट कर लेता है, जनरली एक्सेप्ट कर लेता है। कभी कभार उनकी
मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता है, 99% केसों में राष्ट्रपति जो कॉलेजियम प्रणाली के थ्रू जो नाम रिकमेंड होता है, 4 जो सदस्य होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है। कॉलेजियम प्रणाली में होता है क्या है, 4 मेंबर होते हैं, 4 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है। वो क्या करते हैं, एक नाम रिकमेंड करते हैं मुख्य न्यायाधीश के लिए और राष्ट्रपति नॉर्मली उस नाम को एक्सेप्ट कर लेता है। हो सकता है वो ना भी करे, इसलिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऐसा एक जनरल प्रैक्टिस है कि वो जो 4 न्यायाधीश और चीफ जस्टिस मिलके जो नाम रिकमेंड करते हैं वो राष्ट्रपति जी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। अब यही कॉलेजियम प्रणाली का प्रोसेस है। तो देखिए इसमें लिखिए, कॉलेजियम प्रणाली में लिखिए, ये लाइन तो आपने लिख ली होगी कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था न्यायिक परिषद को। तो आगे लिखिए, आगे लिखिए, कॉलेजियम प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वोसरा होता है। कॉलेजियम प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वोसरा होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश व एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक सदस्य का नाम रिकमेंड करा जाता है, जिसको राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है। जरूरी नहीं है वो करे ही, लेकिन नॉर्मली कर लेते हैं। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली में यही है। और इसमें आपने ये लिख लिया कि राष्ट्रपति सर्वोसरा होता है, क्योंकि अब फाइनल जो डिसीजन लेना है वो तो राष्ट्रपति जी लेंगे, यदि वो माने नहीं माने वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसमें आगे लिखिए, न्यायाधीश की नियुक्ति, पद मुक्ति, त्याग पत्र, शपथ, सारे काम राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति, पद मुक्ति, त्याग पत्र, शपथ, ये सारे काम राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाते हैं। होपफुली आपने ये सेंटेंस लिख लिया होगा। अब शपथ की बात करें तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को संविधान की सुरक्षा की शपथ दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को संविधान की सुरक्षा की शपथ दिलाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। जो आपने ये लिखा ना संविधान की सुरक्षा की, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2 स्टार 3 स्टार जितने लगा सकते हो लगा लो। ये जो लाइन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही खुले में तथा अंग्रेजी में होती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही होती है वो खुले में होती है और अंग्रेजी लैंग्वेज का यूज करा जाता है। तो ये लाइन लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही खुले में तथा अंग्रेजी में होती है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही खुले में तथा अंग्रेजी में होती है। ठीक है, ये हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी सारी चीजें डिटेल में पढ़ी। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस जा सकते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, सर्वोच्च न्यायालय में परिवाद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, ये इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। 3 प्रकार के केसेस सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है। कौन कौन से प्रकार के टाइप के हमारे जो मैटर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो होते हैं दीवानी। फर्स्ट है दीवानी, सेकंड संवैधानिक। अब ये दीवानी क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, संवैधानिक क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक बार आप लोग डायरेक्टली इनको लिख लीजिए। 3 तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। प्रथम है दीवानी, सेकंड है संवैधानिक और थर्ड और लास्ट है हमारे पास फौजदारी। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। दीवानी क्या होता है वो देखिए, यदि हमारे पास कोई मैटर
20,000 रुपए से अधिक का केस है, 20,000 रुपए से अधिक का केस है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। क्या है? यदि वो कोई मैटर ऐसा हो जो 20,000 रुपए से ज्यादा का हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, संवैधानिक। इसका क्या मतलब हुआ? यदि कोई केस है वो संविधान से रिलेटेड है, संविधान के किसी पार्ट से रिलेटेड है, तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है। कौन सा केस? संवैधानिक केस जो संविधान से संबंधित है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। ठीक है। संविधान से कोई संबंधित केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है। फिर हम बात करें फौजदारी। फौजदारी में क्या होता है कि यदि किसी बंदे को सजा या फांसी से रिलेटेड हो, सजा एवं फांसी से रिलेटेड हो, वो केस फौजदारी के अंदर तीसरी कैटेगरी के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको डील कर सकती है। यदि हमारे पास कोई केस फांसी से या सजा से रिलेटेड हो तो वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील कर सकती है। 3 टाइप के केस हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देख सकता है। प्रथम है दीवानी, सेकंड है संवैधानिक, थर्ड है फौजदारी। दीवानी में वो केसेस आते हैं जो 20,000 से ज्यादा की अमाउंट के केसेस होते हैं, वो दीवानी केसेस में कंसिडर होते हैं। सेकंड संवैधानिक, यदि कोई संविधान से रिलेटेड कोई आर्गुमेंटल केस है उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हैंडल कर सकती है। थर्ड केस है फौजदारी, यदि किसी को सजा या फांसी से रिलेटेड कोई केस है उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डील कर सकती है। आप लोग इसको डायरेक्टली हेडिंग डालिए और मैंने समझा दिया, लिखिए, हेडिंग डालिए सर्वोच्च न्यायालय में केसेज, सर्वोच्च न्यायालय में केसेज, और उसमें लिख लीजिए ये तीनों एज इट इज, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो हमारे 3 केसेज हैं इनको डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम है दीवानी, संवैधानिक और फौजदारी, इनको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस डील होते हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास मोटे मोटे 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर तो हमने बात ही कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट आता ही आता है, उसकी बात हम दोबारा से नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 129 की। 129 नंबर अनुच्छेद में हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई यदि डिसीजन, ये अनुच्छेद नंबर 129 में यह कहा गया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो निर्णय सबके लिए मान्य है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए उत्तरदायी भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय के लिए जिम्मेदार भी नहीं है। क्या? अनुच्छेद 129 के तहत यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई यदि डिसीजन दे दिया, कोई निर्णय दे दिया तो वह सर्वमान्य होगा और वह उत्तरदायी भी नहीं होगी। ठीक है। ये अनुच्छेद नंबर 129 में कहा गया है। भाई इस मोटी मोटी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई कुछ भी चीज कह दे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन दे दिया तो वो सबके लिए मान्य है। वो खुद ही कुछ चेंज कर दे तो अलग बात है, लेकिन नहीं तो वो सबके लिए मानना ही पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक नॉर्मल नागरिक हो भारत का, सबको वो चीज माननी ही माननी पड़ेगी। ये है अनुच्छेद नंबर 129। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 137। अनुच्छेद नंबर 137 में क्या कहा गया उसकी बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 143 की। तो इससे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 137 की। 137 में हमारे पास क्या है? आर्टिकल नंबर 137 में इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि भाई तुम 129 के तहत ये कह रहे हो कि जो तुमने डिसीजन दे दिया वो सर्वमान्य होना चाहिए और उसके लिए तुम खुद भी जिम्मेदार नहीं हो, उत्तरदायी नहीं हो। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन भाई साहब तुम गलत भी तो हो सकते हो। तो उस केस में क्या करोगे? ये मान लो कि तुमने आज कोई डिसीजन दे दिया,
5 दिन बाद में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें तो ये कमी बेसी रह गई या कुछ ऐसा हो गया जो हमने गलत चीज कही थी, तो क्या करोगे? उसका हमारे पास ऑप्शन है, और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है कि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? अपने निर्णयों में उन्होंने कोई डिसीजन दिया है उसमें परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? अपने दिए हुए डिसीजन में बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या बदलाव कर सकती है। ये हुआ हमारा अनुच्छेद नंबर 137। अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद नंबर 143 की। अनुच्छेद नंबर 143 में हमारे पास क्या कहा गया है कि भाई यदि राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि उसको कोई यदि कानूनी परामर्श चाहिए, उसको कोई कानून से रिलेटेड राय चाहिए, तो वो किससे लेगा? भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे बड़ा कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश से बड़ा कोई नहीं है। और हमारे देश के टॉप लीडर को, फर्स्ट पर्सन को यदि कोई राय चाहिए होगी तो एरा गेरा नथु खेरे से तो वो राय लेने नहीं जाएगा। अब वो किसी आम इंसान से या किसी एडवोकेट से तो राय लेने नहीं जाएगा, वो तो टॉप क्लास के बंदे से ही राय लेगा। और टॉप क्लास का बंदा कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश से राय लेने जाएगा। अब मुख्य न्यायाधीश भी तो कोई ऐसे एरा गरा बंदा नहीं होगा, तो दोनों के ईगो प्रॉब्लम तो पक्का होगी। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 143 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, सलाह मांग सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह या मशवरा मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है, राय मांग सकता है, परामर्श या राय मांग सकता है। बट चीज क्या है कि जरूरी नहीं है कि राय या अपना ओपिनियन चीफ जस्टिस उसको दे ही दे। ये जरूरी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन दे ही दे। ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 143 में कहा गया है। जब हमारे देश में बाबरी मस्जिद का केस हुआ 6 दिसंबर 1992 में, जब हमारे देश में बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, तब उस टाइम जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल जी, उस टाइम कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल। शंकर दयाल जी उस टाइम कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम। उन्होंने राय मांगी, किससे राय मांगी? हाँ, उस टाइम के चीफ जस्टिस कौन थे? मनमोहन सिंह जी उस टाइम जो प्रधानमंत्री है वो नहीं थे, और ही थे, उनका नाम सेम मैच हो रहा है लेकिन वो नहीं थे। मनमोहन सिंह जी खबेरहैन, ये उस टाइम चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इनसे उन्होंने राय मांगी। शंकर दयाल जी ने मनमोहन सिंह जी से क्या मांगा? राय मांगी। लेकिन इन्होंने राय मांगी, परामर्श मांगा, क्या मांगा? राज नहीं मांगा, इन्होंने राय मांगी है। शंकर दयाल जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राय मांगी, तो मनमोहन सिंह जी ने मना कर दिया कि भाई मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता, जो आपको अच्छा लगे वो करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसका एक एग्जाम्पल है, तो इस चीज को आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 129। 129 में हमारे पास क्या है? लिखिए अनुच्छेद नंबर 129 और इसमें लिखिए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है। निर्णय सर्वमान्य होता है, जो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, जो उसके लिए उत्तरदायी भी नहीं होता। ठीक है, आगे लिखिए अनुच्छेद नंबर 137, नई हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 137। उसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय
स्वयं अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अनुच्छेद नंबर 143, उसमें लिखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी परामर्श ले सकता है जो दोनों पर ही बाध्यकारी नहीं होता। वो लेना चाहे तो ले सकता है, चीफ जस्टिस उनको परामर्श देना चाहे तो दे सकते हैं, और दोनों पे ही बाध्यकारी नहीं होता। कानूनी परामर्श ले सकता है जो दोनों पर ही बाध्यकारी नहीं होता है। ये एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को लिखाया है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद वाला, ये आप लोग खुद से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और एज इट इज आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आज की क्लास में हमने मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा। इसके बारे में फैक्ट्स हमारे अभी पेंडिंग है, कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। फिर भी इन केस कोई कॉन्सेप्ट या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, या कोई पॉइंट रह गया हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।